है किसी को कुछ जिज्ञासा, प्रश्न? रत्न के बारे में जो कल पढ़े थे, हमने बताया था मुख्य रूप से जो 9 रत्न बताया था, उपरत्न वही हैं। हालांकि बराह मिहिर ने 84 प्रकार के रत्न दिए थे, लेकिन बराह मिहिर जब जिस समय दिए थे उस समय उनका बहुत विस्तृत भारत था। ये तो स्वतंत्र भारत के बाद ना भारत की सीमा संकुचित हो गई, तो मुख्य रूप से हमको 9 रत्न जो है उपरत्न उन्हीं को वरीयता देनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे रत्न हो गए हैं, अगर फिरोजा, रोमनी, लाडली, जबरजद, ओपल भी आ गया है। जब से अमिताभ बच्चन ओपल पहन लिए हैं तो इसका भी जो है बहुत प्रचार प्रसार हो गया है। तुरमली, नरम, सुनहला, कटैला, सितारा, गोदंता, मरियम, मकनातीस, धुनेला, बहुत सारे हैं। गुरु जी, जैसे लोहे की नाल आदमी घोड़े की नाल पहन लेता है सामान्य रूप से, लगभग लगभग देखा जाता है, तो नहीं पहनना चाहिए ना? क्यों पहनते हैं? 7.5 में पहनते हैं, नाव की कील भी पहनते हैं। वो 7.5 में तो सनी का उपरत्न तो है ही लोहा, उसमें कोई दोष नहीं। उसके अलावा जो लोग कचूहा पहन लेते हैं, पता लगा शेर की ही अंगूठी पहन लेते हैं, सर्प वाला पहन लेते हैं, ये सब नहीं पहनना चाहिए। ये सब पहनने की चीज नहीं, सब नकारात्मकता आती है। जब वास्तु में इतना कह दिया कि घर में आप जो है उग्र उग्र देवी देवताओं के फोटो नहीं लगा सकते, हिंसक जो है पशु पक्षियों के फोटो नहीं लगा सकते, मांस भक्षी पशु पक्षियों के फोटो नहीं लगा सकते, न चित्र बना सकते घर पे, ये सब पहनना कहाँ उचित है? ऐसे में लोग कछुआ, सर्प, ये सब पहनने वाली चीज नहीं। ऐसे ही लोग देवताओं की मूर्ति पहन लेते हैं, देवताओं का जो है लॉकेट पहन लेते हैं गले में। ये सब पहनने, देवता जो है मंदिर में रखने वाली चीज है कि गले में पहनने वाली चीज? आप गले में पहनेंगे, फिर नहाएंगे, वही मूर्ति का जो है जल के बाथरूम में बहेगा, ये कहाँ तक उचित है? शरीर में भी लोग चित्र बनवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं भगवान का, देवी देवताओं को फोटो टैटू बनवा लेते हैं। वो भी आखिर जब स्नान करेंगे तो कहाँ उनका चरणामृत गिर करके नाली में बहेगा? ये सब पाप लगेगा। भगवान के नाम के कपड़े पहन लेते हैं लोग, राधे राधे लिखा लिखा, जगन्नाथ जी लिखा, राम राम लिखा है, फिर इसको धोएंगे, बाथरूम में पानी बहेगा। जो चीज जहां की है वही रहने देना चाहिए। तो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जैसे बचपन में बच्चों को चंद्रमा का लॉकेट इत्यादि पहनाया जाता, तो वो भी नहीं पहनाना चाहिए फिर? कहे नहीं, वो तो पहना सकते हैं ना लॉकेट, उसमें धातु जैसे है। देव स्वरूप है चंद्रमा, तो उसके हिसाब से गुरुजी। नहीं देखिए, उसका भी क्या है, जैसे नियम है, जैसे कोई रत्न माला वगैरह इत्यादि पहनते हैं, एक तो कुछ माला होते हैं कि आप पूजा करते समय लोग पहनते हैं, फिर उसके बाद उतार देते हैं। फिर कुछ चीजें हैं कि जब आप जैसे स्नान करने जाएं तब उतार के रख के जाएं। भोजन आप अगर उस तरह का कर रहे हैं, जैसे तुलसी माला पहन के, तुलसी पहनने वालों को ये है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो भाई जो लोग खाते हैं तो फिर माला उतार के खाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये उतार देना चाहिए। बच्चे की भी अगर वो पहनते हैं तो उस समय उनको भी माताएं उतार दिया करती थी, ठीक है, जिससे जो है अच्छे से स्नान कराती थी। तो ये सब ध्यान देना होता है, ठीक। जी गुरुजी। तो वही रत्न बहुत सारे जो वैदिक रत्न कल बताए, उन्हीं को जो है वरीयता देनी चाहिए। बाकी तो बहुत चल गई हैं चीजें, बहुत डुप्लीकेट भी चल गया है मार्केट में। अब यहीं पुरी में आगे समुद्र के किनारे जो है ना, सीपी में जो है चिपका करके मोती जो है बेचेंगे, लगता है बस अभी है जो है ताजा ताजा समुद्र से निकला है, जबकि यहाँ के समुद्र में मोती होता ही नहीं है। ये तो और चिल्का झील जाएंगे ना, तो वहां क्या करेंगे, सीपी में जो है छोटी छोटी सीपी मोती चिपकाए रहेंगे, 4 फोड़ के आपको सामने दिखाएंगे तो 4 में नहीं निकलेगा, 5 में जो है फोड़ के निकल जाए इसमें।
तो आपको विश्वास हो जाएगा, अगर 4 में नहीं निकला 5 में निकलेगा, हम मांगेंगे उसके 1000 रुपए कह दीजिए, आप ले लेंगे, जबकि पूरा पहले से चिपकाए के रखे रहते हैं, ओरिजिनल मोती नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब है, बहुत डुप्लीकेट इसमें चल गया। अब बियर की बोतल होती है हरी वाली, उसको काट करके लोग पन्ना बना दे रहे हैं। अब बताइए, अब यहाँ जो है आपको समुद्र के किनारे जो है ना, छोटे छोटे डायमंड भी बेचेंगे। डायमंड कितने का? 100 रुपया का। ज्यादा वो आप मोल भाव करेंगे तो आपको 40-50 10 रुपए में दे देगा, और बताएगा ओरिजिनल है, और शीशा में रख के फोड़ को भी दिखा देगा, देखिए इससे शीशा भी फूट जाता है। चेक करके भी बताता गुरुजी, 5 के नोट, 5 के करता सिक्के के ऊपर। हाँ, तो वही बात है। गुरुजी इनकी अब पहचान कैसे होगी फिर? अब पहचान देखिए, गुरुओं के सानिध्य में रह के आती है। अब जैसे वैद्य जो है आला लगाता है, हाथ पकड़ के नाड़ी देखता है, तो वही ना पहचानेगा, हम आप तो नहीं पहचान पाएंगे, वो उसका विषय है। तो ये जो है पहचान जो है गुरुओं के सानिध्य में रहने से, ठीक है, जो बड़े एक्सपर्ट हो पुराने, उनके रहने वो कैसे परीक्षण करते वो देख करके। हाँ, रत्न ले तो साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, ये ध्यान देना चाहिए, लेकिन साफ सुथरा तो सब कहीं भी आ जाता है। तो यही बात है कि अच्छे दुकान पर लेने से अच्छा मिलेगा, बस हम लोग यही सलाह देते, भाई अच्छी जगह लेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब जगह लेंगे तो खराब मिलेगा, यही बात है। विश्वास वाली ये सब चीजें हैं ना, है बड़ी बड़ी दुकानें जहाँ अच्छा देते हैं। कल मैं जो भेजा था वो भी अच्छी दुकान है, ओरिजिनल रत्न देता है और अच्छे दाम पे देता है। दाम मतलब जो रहता है वही, बाकी कौन का बेचेगा तो का अपना कमाएगा नहीं। ठीक है कई दुकानें, जैसे बनारस में है, मानस मंदिर के सामने जीपीएस ज्वेलर्स है, वो लाजबर्द अच्छा देता है। बाकी हरे कृष्ण ज्वेलर्स भी है वहाँ, वो अच्छा देता है। जयपुर में 1-2 दुकानें हैं, सब अच्छा देते हैं रत्न। तो ठीक है फिर, जी प्रणाम कैसे गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, तृतीयेश अगर चंद्रमा है तो उसका रत्न पहन सकते हैं कि नहीं? मतलब मोती किसका? पहना सकते हैं कि नहीं? कल आई थी क्लास में आप, जी। तो क्या बताया था किसका नहीं पहनाना चाहिए? 6, 8 और 12 का रत्न और मार्केश का रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो उसमें ये था कि तृतीयेश का नहीं पहनाना चाहिए, नहीं, उसमें ऐसा नहीं था। तो पहना सकते हैं कि नहीं? पर वो तृतीय भाव को भी अष्टम से अष्टम होता है तो है उससे कोई तृतीय नहीं, भाव। फिर तो कोई भाव बचेगा ही नहीं अगर ऐसे देखने लगेंगे। भावात भावों का जहां प्रयोग करना है वो अलग बात है। ठीक है, वो तृतीयेश का पहना सकते हैं। जी। फिर तो ऐसा अगर देखने लगेंगे तो फिर षष्ठ का षष्ठ, षष्ठ एकादश का भी नहीं पहना सकते, द्वादश से द्वादश एकादश का नहीं पहना सकते, फिर मार्के द्वितीय से द्वितीय का भी नहीं पहना सकते, तो कोई भाव फिर बचेगा ही नहीं। ये इसका पहना सकते हैं। जी, हम्म, धन्यवाद गुरुजी। चलिए। कोई भी रत्न कितने रत्ती का पहनाना है, ये कैसे निर्धारण होता है? ये कल बताया था, आप नहीं थी क्या शायद? नहीं, मैं थी, लेकिन ये चीज स्पष्ट, मतलब कितने रत्ती का होगा ये कैसे निर्धारण होगा, ये मैं शायद नहीं सुना होगा। मर्ज के अनुसार जैसे डॉक्टर दवा देता है ना कि इसको कितने mg का खाना है, 10 mg, 20 mg, 100 mg, 1000 mg तक देता है दवा, जितना जैसा उसका बुखार या रोग रहता है, उसी तरह रत्न भी देना चाहिए। भ्रांति क्या फैल गई है कि वजन के अनुसार इसका इतना वेट है तो ऐसे, तो जैसे बच्चा है, ठीक है, अब बच्चे को तो फिलहाल लॉकेट में ही पहनाते हैं अभी, जब तक अंगूठी पहनने लायक हो जाएगा तब उसको जो है हम, जैसे जो महंगे रत्न है और कम आवश्यकता है तो उसको हम
4.25 5.25 इस तरह भी पहनाते हैं। फिर और जैसे बड़ा हो गया तो उसको जो है भाई हाथ भी, अंगूठी भी तो उसके जैसे होनी चाहिए, पता लगे छोटी उंगली और बड़ा सा रत्न पहना दिए, वो भी देखने के लिए। तो जनरली अगर शुरुआत करना हो तो 7.25 से 10.25 रत्ती के बीच में, बच्चे को भी बड़े को भी सबको पहना सकते हैं, 7.25 से 10.25 रत्ती के बीच में। जी। और जैसे लाजवर्त वगैरह हो गया, इसको जो है आप 17 से 21 25 रत्ती तक भी पहनाया जा सकता है। 7.5 ढैया में जो जिन स्थितियों में बताया कि लाजवर्त पहनाया जाता है, उसको जो है 17 से 21 25 रत्ती तक जो है उसको भी पहना सकते हैं, चांदी की लॉकेट में रेशम के काले धागे पर, शनिवार के दिन गले में। हाँ, इस तरह से पहनने की परिपाटी रही है। बाकी उपलब्धता के अनुसार बताया तो पहले जो है राजा लोग जो है जैसे अब टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, तो पहले इसी का लगा देते थे। सीढ़ियां नीलम की बनवा देते थे। किचन में जो ग्रेनाइट लगाते तो वहां नीलम लगा देते थे। फर्श जो है पूरा माणिक्य का बना देते थे, जो जहां उनको वो उपलब्धता के अनुसार ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। मांगलिक में भी कोई रत्न होता है क्या गुरुजी? नहीं, मांगलिक उंगलिक रत्न नहीं होता। तो इस तरह रत्न जो है धारण करवाना चाहिए, करके कितना आवश्यकता, कुछ ज्यादा प्रभावी है। पता लगा 7.5 भी चल रही है, मानसिक तनाव वाले योग भी है, पाप कर्तरी भी बन रहा है, लाजवर्त पहनाना है तो 5 7 8 रत्ती से काम नहीं चलेगा, उसको 20 25 रत्ती का पहना दीजिए। अगर सूर्य एकदम में निर्बल है, सड़बल में कमजोर है तो उसमें जो है आप माड़ी के भी 10 12 20 25 रत्ती का पहना सकते हैं गले में। सर इस ये तरह जो लोग लाजमन है ये किसी भी उसमें मतलब किसी को भी पहना सकते हैं? किसी को नहीं, जब जिन स्थितियों में कल मैं बताया उन स्थितियों में पहना अच्छा सकते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब अधिकतर इसको पहना सकते हैं। हाँ, राहु केतु की दशा चले, शनि की चले, 7.5 ढैया चले, पाप कर्तरी में ये योग बना रहा, राहु केतु बना रहा हो, और मानसिक तनाव वाले योग, उसमें पहना सकते हैं। प्रणाम सर। जी बोले। सर जैसे डायमंड होता है ना, जिसको मतलब बड़ा पीस 16 लीटर पहनते हैं, तो वो बहुत महंगा जैसे रहता है, तो मोस्टली लोग 2.25 रत्ती 2.25 रत्ती भी 2 3 4 लाख का आ जाता है, तो वही उसको भी 7 8 रत्ती में ही जाके पहनेंगे या बस मतलब वही, मिनिमम 5 में? नहीं 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 नहीं, वही तो कह रहा हूँ, उपलब्धता के अनुसार ना। अब डायमंड तो लोग उतना पहन नहीं पाएंगे, तो 2.25 रत्ती ये सब पहन लेते हैं, लेकिन उसका उपरत्न भी बताया है। वो कहा ना कि अगर मूल्य, कल बताया था ना कि मूल्यवान रत्नों का धारण करने का सामर्थ्य ना हो तो उसके लिए जो है उपरत्न बताए गए हैं। तो उपरत्न जो है, शुक्र का उपरत्न क्या है, शुक्र का डायमंड उपरत्न क्या है? सर जर्कन में एक आता है वही ना? देखिए यही हो गया। रोक्टम चंद। रोप्यम बताया था गुरुजी आपने। हाँ, हाँ रौप्य जी हाँ जी मतलब, हाँ जी हाँ जी, रोक्टम लिखा जी 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 सर। अब ये जरकन ओरकन देखिए, ये सब वो विदेशियों को शामिल मत करिए यहाँ पे, इससे उनका व्यापार बढ़ेगा। हमारे जो वैदिक रत्न हैं उन्हीं को करना चाहिए, कहीं शास्त्र में जी जरकन की सर। बात नहीं आई। ठीक है। अब जी सर। यहाँ क्लास करने के बाद फिर भी आप जो है प्रत्न जरकन बोलेंगे तो फिर क्या मतलब पढ़ने का, और क्या फिर भारत देश में रहने का? गुरुजी जी सर। जैसे कुछ वो लोग ऐसे भी बताया करते हैं कि जैसे रत्न की जगह पर तो पहन कुछ सकता है, चांदी की औषधियां पहन जैसे केले की जड़ और इत्यादि, जिससे जो ग्रह से संबंधित चीजें हैं, तो ऐसा भी क्या कारगर होता है क्या? आप क्या बोलने लगे, फिर से बोलिए। जैसे गुरु के लिए कुछ लोग कहते हैं केले की जड़ हो गई, और जैसे औषधियों में, और जिससे जो संबंधित जो भी ग्रह हैं तो उनकी मैं तो बताया था औषधियों की ना, जड़ हो। मैं तो बताया था कि मणि मंत्र औषधि 3 चीज। तो मणि में रत्न हो गया, मंत्र में मंत्र हो गए, वैदिक मंत्र, ये सब औषधि है। ये आयुर्वेद का विषय है, वो डॉक्टर देगा ना कि गुरु पीड़ित है क्या, कैसे कौन से जनित रोग हो सकते हैं, इसको कफ जनित रोग होंगे, कफ की क्या औषधियां दे हैं, वो तो आयुर्वेद डॉक्टर देगा ना। पहनने के लिए गुरुजी, क्या? पहनने गुरुजी के लिए जैसे औषधि। जैसे सनी के लिए नीलम पहनते हैं ना, वैसे ये जो समी की लकड़ी भी बांध सकते हैं क्या? लकड़ी देखिए बांधने का वो चीज नहीं है, लकड़ी है बांधने वाली, जो लगाने का है कि शनि का है जो वृक्ष है वो करिए,
लोग बंधवा देते हैं, वो सब करते ही, ऐसा नहीं। आप जैसे चंद्रमा जिसका है तो पलाश लगाइए, गमले में पलाश की सेवा करिए। शनि है तो शमी लगाइए, शमी का वृक्ष की सेवा करिए, उसकी देखभाल करिए, इस तरह से। गुरुजी बहुत सारे क्या रुद्राक्ष क्या भी बताते हैं? वो देखिए, दो चीजें हैं, एक ज्योतिष का अलग है और पुराण की चीजें हैं। ज्योतिष और पुराण में जो है, हालांकि एक है, कहीं घूम फिर के वही आती, लेकिन भिन्नता है। ज्योतिष कहता है कि स्वसत्या भूमि गोलोयम निराधारोस्त खेस्तिता, पृथ्वी जो है आकाश में बिना किसी आधार पे टिकी हुई है। लेकिन पुराण क्या कहता है कि शेषनाग पे टिकी है। फिर बात आएगी शेषनाग किस पे टिके हैं, तो बात बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है, तो हम क्या देखिए, बात क्या है, आप ज्योतिषी के पास आएंगे तो वो ग्रह जनित उपचार बताएगा। वास्तुविद के पास जाएंगे तो वास्तु संबंधित दोष को निकाल करके कहेगा ये आपकी घड़ी इधर रखी इसलिए मानसिक टेंशन होता है। ज्योतिषी बताएगा नहीं, लगने साहब का राहु केतु के साथ बैठा इसलिए जो है मानसिक तनाव हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि हाँ देखिए ये है आपका थोड़ा बीपी हाई इसलिए टेंशन हो रहा है। तांत्रिक के पास जाएंगे, कहेगा ये बाधा है, आपने यहाँ ये कर दिया था इसलिए है। ठीक, तो अब आप उपचार ज्योतिषी के पास पूछने जाएंगे तो कहेगा ऐसा करिए, ये उपचार करिए, ये रत्न पहनिए। अगर आप किसी कथावाचक के पास जाएंगे, वो कहेगा कि भाई हाँ 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव पुराण में मिलता है और अलग अलग कामना से अलग अलग रुद्राक्ष पहनाए जाते हैं। ठीक, किसके लिए? पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए, यशमान प्रतिष्ठा के लिए 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है शिव पुराण में, विद्येश्वर संहिता में। तो वो तो हाँ, उसका भी वो अपना अलग विधि पुराण में बताते हैं। भाई हमको धन की आवश्यकता है तो हम क्या बताएंगे, भाई आप धनेश या भाग्येश का उपचार करिए। अब वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान और कथावाचक पास जाएंगे, वो क्या करेगा कि श्री सूक्त का पाठ कराइए, है कि नहीं, रुद्राक्ष पहनिए। तो दोनों अलग अलग विषय हो जाते हैं। हालांकि सबको विद्वान लोग क्या करते हैं, सबके सामंजस्य से फलादेश करते हैं। ऐसा नहीं, ज्योतिषी भी बताता है भाई ग्रह अनुकूल है, ये कुछ है, थोड़ा और बढ़ोतरी श्री सूक्त का पाठ करिए, तो वो भी खराब नहीं। रुद्राक्ष भी पहनते हैं लोग, लेकिन रुद्राक्ष जो है पौराणिक विषय पुराण का है, रत्न क्या है ज्योतिष का विषय। आई बात समझ में? जी गुरुजी आ गया। तो सामंजस्य से होता है फलादेश। चलिए ठीक है, कुछ पढ़ लिया जाए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, विवाह में लापक में जो है, देखिए एक तो जानते हैं ज्योतिष क्या है, पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों को इस जन्म में बताता है। ठीक है, अब आपका मान ली पूर्व जन्म का कर्म खराब था, इस जन्म में आप भोग रहे हैं उसको, अब पता चले कि उसमें किसी और का कर्म खराब जुड़ गया तो फिर आपका जीवन और चौपट हो जाएगा। और उसी में किसी और का जुड़ गया, अच्छा जुड़ गया तो जीवन ठीक चलेगा। तो इसीलिए जो है विवाह के पहले जो है कुंडली मिलान करने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है, क्योंकि विवाह के बाद विवाह कालात परतः प्रवणी असंभवात तत्पस्य प्रकल्पया, कि विवाह के बाद क्या होता है, पुरुष का भाग स्त्री को और स्त्री का भाग्य पुरुष को, दोनों का एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो कहीं हमारा खराब है ही, अलग से उसका खराब मिल गया तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है कुंडली मिलाने की परंपरा रही है। अब कुंडली मिलाने में दो चीजें हैं, एक तो हम अष्टकूट, नाड़ी, ग्रह मैत्री, भकूट दोष इत्यादि के माध्यम से हम मिलाते हैं। 50% इसका ले लीजिए, जो अष्टकूट है, वर्ण अवश्य तारा, ग्रह मैत्री, भकूट, योनि इत्यादि जो अष्टकूट है इनका, तो 50% इनका योगदान रहता है और 50% जो है मांगलिक विचार का होता है। ठीक, तो अष्टकूट में 8 चीजें हैं, लेकिन सामान्य रूप से
मुख्य रूप से लिया जाए तो 3 चीजें हम पढ़ेंगे। ग्रह मैत्री, ग्रहों की मित्रता, भकूट, राशि कोण भी जिसको कहते हैं, और नाड़ी। तो भकूट में क्या है, लिख लीजिए कि वर और कन्या की राशि वर और कन्या की परस्पर राशि एक 3 चूज होता। वर और कन्या की परस्पर राशि जो है ये द्विद्वादश, मतलब द्वितीय और द्वादश ना हो। द्विद्वादश मतलब 2 और 12 ना हो। षष्टक मतलब 6 और 8 ना हो। और त्रिकोण मतलब पंचम और नवम ना हो। ठीक, गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए। लिखा है, स्क्रीन पे लिखा है, देख लीजिए। वर कन्या की परस्पर राशि द्विद्वादश मतलब 2 12 ना हो, षष्टक 6 8, और त्रिकोण मतलब पंचम नवम ना हो। अभी समझाते हैं कैसे। लिख लिया। इसमें कहा वर कन्या की परस्पर राशि द्विद्वादश। द्विद्वादश मतलब कि जैसे वर की राशि हो गई मेष और कन्या की राशि हो गई मीन। तो आप देखेंगे कि मीन से मेष क्या हुई, दूसरे हुई, और मेष से मीन क्या हो गई, बरहमे हो गई। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका परिहार है, आगे बताऊंगा। षष्टक ना हो, परस्पर एक दूसरे की राशि 6ठे 8वें ना हो। जैसे मान लीजिए वर की राशि हो गई मेष, 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है, और कन्या की राशि हो गई कन्या राशि। तो आप क्या देख रहे हैं कि मेष से कन्या जो है 6ठे है, और कन्या से मेष क्या है, 8वें है। वर की राशि हो गई वृष और कन्या की राशि हो गई तुला। तो वर और राशि की देख रहे हैं कि वृष से तुला जो है 6ठे है, और तुला से वृष 8वें है। तो इस तरह से किसी का भी एक दूसरे की 6ठे 8वें नहीं होनी चाहिए। त्रिकोण इसी तरह, त्रिकोण कहा कि वर और कन्या की राशि परस्पर पंचम नवम नहीं होनी चाहिए। त्रिकोण में चूंकि एक भी आता है ना, तो एक भी हो जाएगा। भाई त्रिकोण क्या बनता है, जैसे ये कुंडली हो गई ना, हाँ, और त्रिकोण जो बनता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना, 3 कोण। तो इसमें भाव कौन आया, पहला, दूसरा, पहला, 5वां और 9वां आया। तो एक को भी लेते हैं। अब बाकी जो है फलादेश में जहां जहां बात है वहां पंचम नवम को ही लेते हैं। उत्तरोत्तर बली होने के कारण पंचम नवम का ग्रहण करते हैं। तो परस्पर राशि त्रिकोण मतलब 1 5 9 ही नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वर की राशि हो गई मेष, कन्या की सिंह, तो देख रहे हैं कि इनमें क्या है, बात वही पंचम नवम की आ जाएगी, चाहे एक को ले या ना भी ले। तो आप देख रहे हैं मेष से सिंह क्या है, 5वें है, और सिंह से मेष क्या है, 9वें है। ठीक है। अब वर की राशि हो गई सिंह, कन्या की राशि हो गई धनु, या सिंह से धनु देख रहे हैं 5वें है, और धनु से सिंह 9वें है।
तो इस तरह से वर और कन्या की परस्पर राशि द्विर्द्वादश मतलब दूसरे बरहमे में, षष्ठक छठे आठवें में, और त्रिकोण मतलब पांचवें नौवें परस्पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो इसको भकूट दोष बोलते हैं। षष्ठमे भवेत मृत्यु हो, अब ये अच्छा नहीं बाजा। अगर पंचम नवम हो तो जो है संतान संबंधी कष्ट देता है, 6 8 में हो तो क्या बोलते हैं कलह देता है, नहीं मृत्यु देता है। द्विर्द्वादश हो तो कलह कराता है। लेकिन इसका परिहार है, प्रायः कट जाता है। अब कैसे परिहार? तो देखिए ग्रह मैत्री, ठीक है, ग्रहों में मित्रता हो, लिख लीजिए, अगर ग्रह मैत्री हो तो भकूट दोष नहीं लगता। गुरुजी ये द्विद्वादश जो है इसमें वर की राशि से ही देखना है या कन्या की राशि से भी देखना है? विवाह किससे करेगा? वर किससे? कन्या से करेगा ना। मिलापक किससे हो? दोनों से ना होता है, हाँ तो जी। दोनों को ना देखेंगे। वर की मेष है, जैसे मान ली वर की मेष है, कन्या की वृष है, तो मेष से वृष दूसरे हुई, वृष से जो है मेष क्या हुई? बरामे हुई ना। हाँ जी। द्वि मतलब 2, द्वादश मतलब 12। ठीक जी। बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं समझना है, सिंपल तरीके से समझना है, बहुत सीरियस होके भी नहीं। तो देखिए क्या बोल रहे थे? अगर ग्रह मैत्री हो तो भकूट दोष नहीं लगता। हाँ, ग्रह मैत्री हो लिख लीजिए तो भकूट दोष नहीं लगता, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए ग्रह मैत्री का लिस्ट मैंने ग्रुप में भेजा था, शायद याद किया कि नहीं आप लोगों ने, पता नहीं, नहीं तो याद कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए वर की राशि, वर की राशि हो गई मेष, और कन्या की राशि हो गई सिंह। तो मेष का स्वामी कौन है? मंगल। और सिंह का स्वामी सूर्य। सूर्य। तो अब क्या देख रहे हैं कि वर और कन्या की राशि, वर की मेष है, कन्या की सिंह है, लेकिन मेष का स्वामी कौन है? मंगल है, और सिंह का स्वामी सूर्य है, दोनों मित्र हैं। तो पहले नियम से भकूट दोष तो हुआ, लेकिन ग्रह मैत्री होने से क्या हुआ? भकूट दोष नहीं लगेगा। आई बात समझ में? जी गुरुजी, लग्न से ही देखें ना गुरुजी? अरे यार यहां लग्न की बात क्या आई? राशि, जन्म राशि, जातक की जन्म राशि आप जानेंगे ना कौन सी है? हैं? जी। तब यहां लग्न की बात क्या आ रही है? लग्न कुंडली से ही ना पता चलेगा आपकी कौन सी राशि है। यहां राशि की बात है, जातक की कौन सी राशि है वर कन्या की, वो पता करना है। तो ये ठीक है। अब क्या है अभी बताता हूं। जैसे ग्रह मैत्री ना हो और भकूट मिल रहा हो, तो उसमें भी क्या है, दोनों में एक होना चाहिए। जैसे लिख लीजिए ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है, ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है, और भकूट दोष नहीं है। ग्रह मैत्री नहीं मिल रही है और भकूट दोष नहीं है, तो ग्रह मैत्री का दोष नहीं लगेगा। क्या लिखे हैं?
ग्रह मैत्री नहीं है मिल रहा है और भकूट दोष नहीं है तो ग्रह मैत्री का दोष नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए, वर की राशि हो गई सिंह और कन्या की राशि हो गई मकर। ठीक, सिंह का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। और मकर का स्वामी शनि। अब बताइए, और इसमें ध्यान देने, इसमें नैसर्गिक मित्रता देखनी है, शत्रु मित्र जो नैसर्गिक है वो देखना है, पंचधा नहीं। अब क्या है इसमें, देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, मकर राशि के स्वामी शनि, दोनों क्या है? परस्पर शत्रु हैं। तो ग्रह मैत्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ग्रह मैत्री क्या है? शून्य। लेकिन अब हमको देखना है भकूट दोष है कि नहीं। तो सिंह और मकर, तो सिंह से मकर गिनिए। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, छठे बन रहा है कि नहीं? और सिंह से मकर छठे है, मकर से सिंह आठवें होगी। तो यहां क्या हो गया? ग्रह मैत्री भी आ गई और भकूट दोष भी उपस्थित हो गया, दोनों है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, अगर ग्रह मैत्री भी ना हो, भकूट दोष भी हो, तब क्या करें? तो इसका नियम है नवांश पतियों में मित्रता हो। लिख लीजिए नियम, ग्रह मैत्री नहीं है, भकूट दोष भी है, ग्रह मैत्री भी नहीं है, ग्रह मैत्री नहीं है, भकूट दोष भी है। तो ऐसे में यदि नवांश पतियों में मित्रता हो तो नवांश पतियों में दोनों की कुंडलियों के, अभी समझाते उदाहरण से, नवांश पतियों में मित्रता हो तो ग्रह मैत्री और भकूट का दोष नहीं लगेगा। क्या लिखे हैं? ग्रह मैत्री नहीं है, भकूट दोष भी नहीं है, ऐसी में यदि नवांश पतियों में मित्रता हो तो ग्रह मैत्री और भकूट का दोष नहीं लगेगा। ग्रह मैत्री नहीं है, भकूट दोष भी है जी। भकूट दोष नहीं है, ग्रह भकूट दोष मैत्री नहीं, ग्रह हाँ मैत्री नहीं है, हाँ भकूट दोष भी है। हाँ ऐसा स्थिति में यदि नवांश पतियों में मित्रता हो तो ग्रह मैत्री और भकूट का दोष नहीं लगेगा। हाँ। तो ये एक स्थिति ये, जैसे मान लीजिए वर की सिंह राशि हुई या कन्या की कुंभ हुई, तो अब देखिए सिंह से कुंभ क्या हुई? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, साथ में हुई कि नहीं? तो यहां भकूट दोष लगेगा कि नहीं, बताइए? इसमें तो नहीं है। क्यों नहीं है? साथ में होगी ना, साथ में। हाँ, क्योंकि वर कन्या की राशि परस्पर क्या है? साथ में है। ठीक है। बट कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह एक दूसरे से साथ में है। मतलब सिंह से कुंभ साथ में, कुंभ से सिंह साथ में है कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा? ये तो भकूट दोष में आता नहीं, लेकिन ग्रह मैत्री मिल रही कि नहीं? ग्रह मैत्री नहीं है, सूर्य शनि नहीं, सूर्य शनि है, वर की राशि सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या की राशि कुंभ है, शनि है। तो यहां क्या है? आप देख रहे हैं ग्रह मैत्री नहीं है,
लेकिन भकूट दोष है कि नहीं है? भकूट दोष नहीं है, तो ग्रह मैत्री नहीं है, भकूट दोष भी नहीं है, तो यहां ग्रह मैत्री का दोष नहीं लगेगा। हाँ, अगर भकूट दोष होता तो फिर क्या देखते? नवांशपतियों में मित्रता देखते। बात आई समझ में? यहां आप क्या समझे? यहां शॉर्टकट तरीका यह है कि या तो ग्रह मैत्री रहे या तो भकूट रहे। ठीक, ग्रह मैत्री जैसे यहां पे देखिए ग्रह मैत्री नहीं है लेकिन भकूट है, भकूट दोष इनमें नहीं लग रहा है, तो ग्रह मैत्री का दोष नहीं लगेगा। पिछली में जो हम लिखा है तो मकर राशि में कन्या की, तो क्या ग्रह मैत्री भी नहीं थी, भकूट दोष भी आ रहा है, तो उस वहां पर हम क्या देखें? नवांशपतियों में मित्रता देखेंगे। तो इसके बाद क्या है कि अभी प्रैक्टिकल बताता हूं कैसे, नियम लिखे रहिए बस। तो ये हो गया आपका भकूट दोष, ग्रह मैत्री। अब तीसरा क्या आता है? नाड़ी, जो बहुत प्रचलन में है। नाड़ी तो देखिए पता चल ही जाएगी नंबर कन्या की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता ही देता है, नहीं तो आप पंचांग देख नक्षत्र जान जाएंगे, नक्षत्र की नाड़ी पता चल ही जाएगी, उसमें तो हमको नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, है? बोलिए। जी गुरुजी। जी सर। नाड़ी पता करने में किसी को समस्या है? नहीं गुरुजी। जी गुरुजी, हम लोग को नहीं पता। नाड़ी नक्षत्र पता है? जी, नक्षत्र देख लेते हैं सर। हाँ, तो नक्षत्र पंचांग में जहां लिखा रहता है ना, उसके नीचे किस नक्षत्र की कौन सी नाड़ी है ना, ये भी बता देता है। त्रिनाड़ी चक्र होता है पंचांग में, वो बता देता है कि इस मतलब इस नक्षत्रों की ये नाड़ी, ठीक है। सर्प नाड़ी चक्र में भी बहुत कठिन नहीं है, जान जाएंगे, नहीं तो कहिए समझाएं, कोई कठिन ऐसे या तो कर सकते हैं। नहीं गुरुजी, ये पढ़ाई हम लोग देख लेंगे। सर संक्षेप में बता दें। हाँ सर, बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये ऐसे कर लीजिए ना, एक तरफ लिख लीजिए आदि, इधर मध्य और अंत, ये तीन नाड़ियां होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे? नक्षत्र तो पता है, अश्विनी भरणी कृत का याद होगा, न याद होगा तो कर लीजिएगा। क्रम से जो नक्षत्रों का क्रम है अश्विनी भरणी, तो हम ऐसे चलेंगे, पहले लिखे आदि में लिखे अश्विनी, मध्य में लिखे भरणी, अंत में लिखे कृत्तिका, ठीक है। फिर यहीं से शुरू करेंगे, कृत्तिका के बाद रोहिणी, फिर मृगशीर्ष, फिर आद्रा, आद्रा के बाद फिर यही पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, ठीक है। फिर मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, फिर उत्तरा, फाल्गुनी, फिर यहीं से शुरू करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी के बाद फिर हस्त, फिर चित्रा, स्वाति, फिर स्वाति के बाद विशाखा, अनुराधा, ठीक है, और यहां ऊपर ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद फिर ऊपर से ही मूल, पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, आ गया समझ में ना। फिर उत्तराषाढ़ के बाद श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वाभाद पर, उत्तराभाद पर रेवती, यहां तक आ जाएगा। ऐसे नाड़ी का ज्ञान करते हैं। अब देख लीजिए किस नक्षत्र के, जैसे अश्विनी आदि में क्या आई? अश्विनी, ठीक है, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल,
जो आदि के लाइन पे आया वो आदि नाड़ी हो गई, जो मध्य की लाइन में आया मध्य नाड़ी हो गई, जो अंत के नाड़ी पे आया वो अंत के लाइन पे आया वो अंत नाड़ी हो गई। ठीक है, अब आ गया समझ में? इस तरह से आप जो है ज्ञान कर सकते हैं नाड़ी का। बाकी पंचांगों में लिखा ही रहता है, थोड़ा पंचांग देखना भी आना चाहिए। एक एक पंचांग रखिए। उत्तर भारत के जो लोग हैं वो एक आता है ऋषिकेश पंचांग, उसको रखिए हिंदी वाला। संस्कृत के ज्ञाता हो तो संस्कृत वाला रखिए, ठीक है, उसको रखिए। उसको रखने मात्र से आप ज्योतिषी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए, आसपास के जो पंडित उनसे देखना सीखिए, ये सब चीजें आप जान जाएंगे। क्योंकि पंचांग है ये ऑनलाइन थोड़ा पढ़ाना मुश्किल होता है। तो ये नाड़ी हो गई। तो नाड़ी के विषय में सभी जानते हैं, आदि मध्य अंत ये 3 नाड़ियां होती है, एक नहीं होनी चाहिए। वर और कन्या की एक नाड़ी नहीं हो। हालांकि गृह मिलापक जब करते हैं, पिंड शोधन करते हैं, वहां तो एक नाड़ी प्रशस्त मानी गई है, अच्छी मान, लेकिन विवाह में एक नाड़ी नहीं होनी। जैसे वर की आदि नाड़ी हो गई और कन्या की आदि नाड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कन्या की आदि अंत नाड़ी, वर की अंत नाड़ी, मतलब एक नाड़ी नहीं होना चाहिए। एक नाड़ी मतलब कि आदि आदि दोनों की ना हो, अंत अंत एक दोनों की ना हो, और मध्य मध्य दोनों की ना हो। ठीक है, अब इसमें भी तमाम तरह के विवाद की स्थिति आती है। अपने जो है लाभ के लिए कहीं चीज कहीं जोड़ करके काम चलाते हैं। कहा कि नाड़ी दोष हो तो विप्राणाम, वर्ण दोष हो तो क्षत्रिया। कहते हैं केवल नाड़ी दोष ब्राह्मणों में ही देखा जाता है, वर्ण दोष क्षत्रियों का। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए देखा जाता है। तो ये नहीं करना है। और कई चीजें बताया कि इस इलाके में इन एरिया में जो है नाड़ी दोष नहीं लगता, ऐसा नहीं है, हर जगह लगता है। तो वो सब बातों में ध्यान नहीं देना है जो चलता है। अब इसमें समझने वाली क्या चीज है, इसका परिहार, नाड़ी दोष का परिहार। तो नाड़ी दोष का परिहार जो है 3 तरह से होता है। कितने तरह से? 3 प्रकार से। लिख लीजिए नियम। पहला, वर और कन्या की एक ही राशि हो। वर कन्या की एक ही राशि हो, परंतु नक्षत्र भिन्न भिन्न हो। वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, नंबर 1 पे। ठीक है, दूसरों पे लिखिए, वर कन्या की एक ही नक्षत्र हो, वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो तथा राशि भिन्न भिन्न हो। वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो तथा राशि भिन्न भिन्न हो। फिर क्या है, वर और कन्या का एक ही नक्षत्र हो, राशि भी एक हो। वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो, राशि भी एक हो, वर कन्या का एक ही नक्षत्र हो, राशि भी एक हो
तथा चरण भिन्न भिन्न हो, चरण भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। गण दोष एक होता है वो भी नहीं लगता, लेकिन उसको बताया नहीं तो इसलिए नाड़ी दोष नहीं लगता। क्या लिखे हैं? वर और कन्या की एक ही राशि हो परंतु नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। दूसरा, वर कन्या की एक ही नक्षत्र हो पर राशि भिन्न भिन्न हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। तीसरा, वर और कन्या का एक ही नक्षत्र हो, राशि भी एक हो तथा चरण भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। जैसे 3 बार भिन्न भिनाने से नाड़ी दोष नहीं लगता। मधुमक्खी तरह भिन्नवाना, क्या स्त्री वर कन्या की एक ही राशि हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, एक ही नक्षत्र हो, राशि भिन्न भिन्न हो, एक ही नक्षत्र हो, एक ही राशि भी हो तथा चरण भिन्न भिन्न हो, तो क्या होता है? नाड़ी दोष नहीं लगता। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अब चरण, ये थोड़ा ज्ञान आप लोगों को, हालांकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बता देता है कौन सा नक्षत्र कौन सा चरण, ठीक है, उससे देख लेंगे। नाड़ी भी बता। अब जैसे मान लीजिए वर है इधर, इधर कन्या है। अब वर की राशि हो गई मेष, वो मान लीजिए नक्षत्र हो गया अश्विनी। और कन्या का भी नक्षत्र हो गया अश्विनी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, दोनों का नक्षत्र एक हुआ तो एक नक्षत्र होने से नाड़ी भी एक ही होगी, है कि नहीं? जी। तो इनमें क्या हुआ? नाड़ी दोष हुआ। और राशि भी एक ही होगी। राशि क्या हुई इनकी? मेष। राशि मेष। इसको और अच्छे तरीके से अगर बनाया जाए तो ऐसे करिए, ठीक है, इस तरह लिखिए। यहां लिख दीजिए वर कन्या राशि और नाड़ी, ठीक है। वर का नक्षत्र हो गया अश्विनी, कन्या का अश्विनी, अश्विनी, राशि हो गई मेष, नाड़ी हो गई आदि, ठीक है। आदि। अब यहां क्या देख रहे हैं आप कि वर का कन्या दोनों के नक्षत्र क्या है? एक है, ठीक है। नाड़ी दोष आ रहा है, आदि आदि दोनों की नाड़ी होगी। तो इस स्थिति में क्या है? चरण देख भी रहे हैं नहीं कि कर। नक्षत्र एक है, राशि भी एक है, नाड़ी एक है, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4। 4 चरण, ठीक है। तो एक नक्षत्र में 4 चरण। लेकिन अब यहां वर, जैसे चूचे चोला सुनी है ना, अब वर का कन्या का मान लीजिए पहला चरण हो गया और लड़की का दूसरा चरण। तो यहां नाड़ी लिखा है आपने कि यहां पे क्या है? नक्षत्र भी एक है, राशि भी एक है, लेकिन चरण क्या है? भिन्न भिन्न है। तो यहां पे नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आई बात समझ में? जी। हाँ। अब मान लीजिए इसको थोड़ा, जब नियम लिखे हैं उसी में समझना है। अब यहां से जाने के बाद प्रैक्टिस करिएगा। एक कुंडली दिखाते हैं आप लोग, कहां गए रे?
ये देखिए, अभी मंगला मांगलिक बताएंगे, वो कल बताएंगे, आज अष्टकूट पे हम आ रहे हैं। अब यहां पे देखिए, दिख रहा है जी। तो देखिए, भकूट क्या है, राशि दोनों की एक है कि नहीं? नाड़ी क्या है, लेकिन नाड़ी अलग अलग है, 33 गुण मिल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, दूसरी कुंडली ले लेते हैं। इसमें देखिए, अब इसमें देखिए, नाड़ी एक दिखा रही कि नहीं, वर कन्या दोनों की मध्य मध्य नाड़ी है ना जी। गुण कितना मिल रहा है, 23.5। और फिर देखिए, भकूट दोष है, नहीं है। ग्रह मैत्री दोष नहीं है। दोष क्या है, नाड़ी। अब इस नाड़ी दोष का परिहार क्या है? तीन तरह से होगा, वही कि वर कन्या के क्या हो, एक ही राशि हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, या एक नक्षत्र हो, राशि अलग अलग हो। एक राशि हो, नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, या दोनों राशि भी हो, नक्षत्र भी हो, तो चरण भिन्न भिन्न हो। अगर इस तरह से हो कुंडली में तो क्या होगा? अब इसका कहां देता है वो, शायद डिग्री से पता चलेगा गुरुजी। हाँ, डिग्री से पता चलेगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा ना। तो ये देख लेंगे किसी भी कुंडली में। जैसे इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में क्या है, भकूट दोष है जी। ग्रह मैत्री नहीं है। ग्रह मैत्री देखिए शून्य है। ग्रह मैत्री के देखिए, वर कन्या अंक लिखा कि कितना होना चाहिए और प्राप्त कितना हो रहा है। तो ग्रह मैत्री के आगे लिखे वर का गुरु है, मतलब वर की राशि का स्वामी गुरु है, कन्या की राशि का स्वामी शुक्र है। ठीक, अंक 5 होना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 0.5, मतलब नहीं है। अब फिर अब भकूट देखिए, भकूट भी मीन और तुला है, तो तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन षष्टक संबंध मिल रहा है। तो यहां न भकूट है, न क्या है, ग्रह मैत्री भी नहीं है। भकूट दोष भी है, ग्रह मैत्री नहीं है। तो इसका क्या परिहार होगा, बोलिए? नवांशपति मित्रता। हाँ, यहां पे देख रहे हैं कि भकूट शून्य है और ग्रह मैत्री शून्य है, तो एक ही उपाय बचा कि नवांशपतियों मित्रता। तो चलते देखते हैं, नवांशपतियों मित्रता देखते हैं। तो नवांशपतियों मित्रता देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर और कन्या दोनों की कुंडली में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, नवांश कुंडली है, ये एक तरफ वर की है और एक तरफ कन्या की नवांश कुंडली है। तो वहां हम देखे भकूट भी शून्य था। ये लोग नहीं देखते प्राय ज्योतिषी, जबकि देखना चाहिए। यहां क्या था, वर का नवांश पति और कन्या का नवांश पति जाना है। तो नवांश पति क्या होता है, तो प्राय ज्योतिषी गलती क्या कर देते हैं, लग्न में जो राशि बैठती है उसी को नवांश पति उसके स्वामी बता देते हैं। देखा जाए तो लग्न में बैठा है वृष, तो नवांशपति इसका शुक्र हुआ, और कन्या की राशि में सिंह लग्न में बैठा है तो नवांशपति सूर्य। ऐसा नहीं है।
नवांशपति वो होता है चंद्रमा जिस राशि पे बैठे, ठीक है, चंद्रमा जिस राशि में बैठे वो नवांशपति होता है। तो नवांशपति क्या है यहाँ पे, वर की राशि में सिंह राशि में बैठा है, तो नवांशपति कौन हुआ, सूर्य। कन्या के मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, मंगल, तो मंगल। तो इस तरह से जो भकूट दोष वहां पे था, शून्य मिल रहा था, और ग्रह मैत्री जो शून्य मिल रही थी, उसका क्या है वहां यहाँ पे परिहार हो गया, दोष कट गया। लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या देख रहे थे, यहां हम देख रहे थे कि ये जो गुण है ये मात्र कितना मिल रहा है, 13, 13.5। तो कहा गया गुणई षोडश भिर निंदा मध्यमा विंशतिस तथा। लिख लीजिए, अगर 16 गुण मिले, 16 से कम मिले तो ये निंदित कहा गया है। 16 से कम गुण क्या है, 36 गुण होते हैं, 36 में 16 से कम निंदित कहा गया है। ठीक, 16 से 20 तक मिले तो मध्यम, अब 20 से ऊपर मिले तो वो उत्तम कहा गया है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए यहां अगर गुण 20 से ऊपर मिल रहा होता है, कोई ज्योतिषी कहे कि नहीं ये भकूट दोष है और ग्रह मैत्री भी नहीं है तो नहीं हो सकती, तब आप उनको बताइए देखिए गुण 20 से ऊपर मिल रहा है, नवांशपतियों में मित्रता होने के कारण भकूट दोष ग्रह मैत्रिक दोष नहीं लगेगा, और उधर कुंडली भी दोनों की मांगलिक है या मांगलिक नहीं है तो विवाह कर सकते हैं। ये बहुत स्वतंत्र, बहुत लंबा विषय है, और बहुत जो है एक देखा जाए गंभीर विषय है। एक आपके एक निर्णय पे किसी दंपत्ति का भविष्य है, आपके एक गलत निर्णय पे किसी दंपत्ति का भविष्य बिगड़ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके वो करना है। अभी तो ये आधी ही चीजें हम पढ़े, कल जब मांगलिक विचार पढ़ेंगे तब फिर कैसे मांगलिक का और कैसे इसके सामंजस्य फलादेश करते हैं वो आगे चलेंगे कल। आज ये जितना पढ़ा है इसको बार बार पढ़िए, समझिए, अभ्यास करिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, नहीं कल वाला मामला फिर नहीं समझ में आएगा जब हम निर्णय पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आज इसमें जो पढ़े हैं उस पे किसी का कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी नाड़ी दोष, गुरुजी मैत्री, गुरुजी वो एक आदमी बोलिए। हाँ, मैत्री देखना है गुरुजी, वो नैसर्गिक मैत्री देखना है। हाँ नैसर्गिक, हाँ नैसर्गिक मैत्री देखना है। तो मित्र हो या सम, मित्र और सम में भी चलेगा भाई। हाँ हाँ, अभी जो हम लोग मिलाए गुरुजी वो चंद्रमा और मंगल मित्र और सम है, तो चंद्रमा के मंगल सम में कहाँ मिला है? अभी जो नवांशपति में गुरुजी चंद्रमा मंगल मित्र है कि सम है? सम है गुरुजी। अरे वे सूर्य था, सूर्य मंगल था, अच्छे से देखिए सूर्य मंगल था। और पंचांग में लिखेंगे ना तो सब में क्या कितना पॉइंट है, शत्रु में कितना पॉइंट वो दे देता है। किसी पंडित से सीख लीजिएगा पंचांग से कैसे मिलाते हैं, चार्ट से। जी गुरुजी। गुरुजी नाड़ी दोष के लिए भी नवांशपतियों की मित्रता देखी जाएगी? नहीं नहीं, ये गलती नहीं करनी है। नाड़ी दो नवांशपतियों की मित्रता तब हम देखेंगे जब हमारा जो है ग्रह मैत्री नहीं मिल रहा है, भकूट नहीं मिल रहा है, गणदोष नहीं मिल रहा है, तो नवांशपतियों में मित्रता है तो ये जो है दोष नहीं लगेगा। वहां मूल चिंतामणि में कहा है बड़े अच्छे तरीके से कि ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। गुरुजी यदि ऐसा हो कि अंक हमें 20 से ऊपर मिले लेकिन नवांशपतियों में जो मैत्री न मिले तो फिर क्या होगा? नवांशपतियों मित्र भकूट दोष है, भकूट दोष है और ग्रह मैत्री भी मतलब नहीं है, तो फिर नवांशपतियों की मित्रता देखते हैं वहां भी मित्रता नहीं है, लेकिन अंक हमको 16 से 20 मध्यम ही मानते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए वहां पे?
गुण कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। 16 से 20 के बीच में है तो हाँ देखिए 16 से 20 गुण मध्यम हो गया, तो वही विवाह मध्यम होगा। अच्छा, मतलब अल्टीमेट हमको गुण देखना है, क्या कितना मिल रहा है, गुण देखना है, और मंगला मांगलिक का भी विचार देखना पड़ेगा उधर, क्योंकि ये आपका 50% ही है। 50% तो मांगलिक विचार पे टिका है। ठीक है, ऐसा ध्यान देना है। गुरुजी हम्म, जैसे गुण अगर 14 ही मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं कुंडली अच्छी है, विवाह हो जाएगा 14 के बाद भी, तो क्या ये सही है? एकदम सही नहीं है, मनमानी हुआ ये। जी, वो ऐसे तर्क देते हैं कि परिहार मिल रहा है। अरे तो उनको बताइए कैसे मिल रहा है। तो हमने वही बोला कि गुण तो पूरे मिल ही नहीं रहे, 14 ही मिल रहे हैं। उनको बताइए कैसे गुण बिन निंदा मध्यमा बिन सती गुण निंदित कहा गया, कैसे हुआ? जी हाँ, तो सर ये हुआ कि यदि मीन्स यदि परिहार हो भी रहा है तब भी गुण 15 से ऊपर तो होने ही चाहिए। हाँ 15 से 16 से ऊपर होना चाहिए। परिहार ये ग्रह मैत्री भकूट का मिल रहा है तब। नाड़ी दोष का कोई परिहार, नाड़ी दोष है, नाड़ी देश को वही 3 जो परिहार बताया, अगर उसके अंतर आ रहा है तब तो करिए। अब उसके बाद अब देखिए कई समस्या आ जाती है कि नाड़ी दोष है, विवाह करना ही है, तब क्या करें? तो उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि क्या करना चाहिए। तो कहा दोषानुपत्ते नाड्या मृत्युंजय जपादिकम विधाय ब्राह्मणश्चैव तर्पेज कांचनादिना हिरण्मयी दक्षिणाम च दद्यात् वर्णादिकूटगे गवोन्नम वसनम हेम सर्वदोषापहारकम। उसके लिए बताया कि महामृत्युंजय का जप, 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप, ब्राह्मणों को जो सुवर्ण दान है, सौभाग्य सूचक मांगलिक वस्तुओं का दान करना चाहिए, और गाय और गोदान भी करना चाहिए। इससे क्या नाड़ी जन्य दोष जो है दूर हो जाए। दूर मतलब ये परिहार है, इसकी गारंटी नहीं है कोई। फिलहाल तो बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई, जिसको करना है। प्राय जब लव मैरिज वाले केस आते हैं तो उसमें करना ही, वो तो नहीं रोकेंगे, तो उसमें ये उपचार करा ले। भाई परिहार है, परिहार जैसा होना चाहिए कि भाई किसी का पैर टूट गया, राड लगा के काम चला रहा है, अब वो राड जितने दिन तक चले चले, ये उसके लिए बताया। नाड़ी दोष का कोई परिहार नहीं, कोई 3 परिहार है जो है कि राशि नक्षत्र के द्वारा, चरण के द्वारा, बस। ठीक, अभी कल और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर आपने उपाय बताया कि बहुत लास्ट में लेना चाहिए हमको उनको क्या कहते हैं नगों को, तो वैदिक उपचार के लिए कोई किताब है जो हम पढ़ सकते हैं? वैदिक उपचार में नग को छोड़ के और क्या चीज आएंगी? अरे मणि मंत्र औषधि है ना। हाँ सर, मंत्र के लिए कोई किताब है या मंत्र कैसे रिकमेंड किया जाए? मंत्र है ना, मंत्र का तो ग्रह शांति है ही, इसी के लिए है ही। ग्रह शांति कैसे करते हैं, ग्रहों की शांति के लिए तो ग्रह शांति किताब है। मंत्र ये थोड़ा वैदिकों की ओर चला जाता है ना, उनसे पूछे, वो हर ग्रहों का मंत्र बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। पंचांग वगैरह में लिखा रहता है। मणि मंत्र औषधि, हाँ औषधि के लिए आप चिकित्सा में जाइए, किस ग्रह से कौन सा रोग हो रहा है, उस रोग की क्या औषधि है। तो ठीक है, अभी इसकी कल चर्चा आगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना जो पढ़ाया इसको तैयार रखिए अच्छे से, तब कल और समझ में आएगा। तो फिर क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में नहीं लेना है। एक गलत निर्णय आपका जो है किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है, तो ये गलती आप लोगों को करनी है। एक क्लास पूछ लूं? पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, जैसे नाड़ी दोष नहीं है और उसमें भकूट दोष है और ग्रह मैत्री दोष भी है, लेकिन नवांशपतियों से वहां से मित्रता हमें मिल रही है, ठीक है। अब लेकिन नाड़ी दोष नहीं है और गुण जो है वह 16 से भी कम है, निम्न स्तर के हैं। तो अब क्या, जैसे नाड़ी दोष भी नहीं है और परिहार हमें भकूट इत्यादि का नवांश में मिल गया, तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जो नवांशपतियों का परिहार है वो केवल भकूट ग्रह मैत्री गण के लिए है। वो नाड़ी दोष का परिहार नवांशपतियों की मित्रता का नहीं है।
नहीं गुरुजी, नाड़ी दोष भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि नाड़ी दोष भी नहीं है, बस भकूट और ग्रह मैत्री में दोष था, वो नवांशपतियों से ठीक हो गया है। और लेकिन गुण जो थे वो 14 थे, मतलब ऐसे 16 से कम थे। तो नहीं करना। हेलो गुरुजी, आवाज चलेगी थी। नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, यदि गुण 16 से ऊपर मिले और कहीं ना कहीं दोष पाया जाए तो इसमें कर सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं से दोष का, कहीं ना कहीं कहा कि क्या कि लखनऊ से मिलेगा, कलकत्ता से दोष कहाँ से मिलेगा? दोष तो इन्हीं में से न मिलेगा। उसमें कौन सा दोष है ये बताइए तो। 16 से कम गुण नाड़ी दोष है क्या है, ये बताएंगे तब कि कहीं ना कहीं से क्या दोष बताइए, कौन सा दोष मिल रहा है, उसका क्या परिहार है। अब 16 गुण मिल रहा है, नाड़ी दोष रहेगा तो नहीं यही करेंगे। हाँ, नाड़ी दोष नहीं, अभी जो बात कही पीछे कि भकूट दोष है, ग्रह मैत्री दोष है, नवांशपतियों मित्रता है, तब भी मध्यम रहेगा। भी सलाह तो नहीं देंगे, अगर उसके पास और विकल्प है तो दूसरी जगह जाए। तो गुरुजी, परिहार्य होने पर अंकों की वृद्धि नहीं होगी, अंक उतने ही रहेंगे, अपन हाँ। अंक वृद्धि नहीं कर सकते। नहीं, अंक देखिए 20 से ऊपर कभी होता है ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपका 22-23 गुण मिल गया, लेकिन भकूट दोष आ रहा है, ग्रह मैत्री भी नहीं है, नवांशपतियों मित्रता, तब वहां ये 20 से ऊपर गुण मिला, तब ये नियम लागू कर सकते हैं। 16 से ऊपर है तब नियम लागू कर सकते हैं। 16 से नीचे के नियम में ये नियम लागू नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए, पेन से लिख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, पेन से लिख लीजिए कि 16 से कम गुण होने पर जो ये नवांशपतियों मित्रता होने, ये वाला नियम लागू नहीं करेंगे। वो नहीं, कोई भी नियम लागू नहीं होगा 16 से कम गुण वाले में, ठीक है। इतने भी परिहार हैं, ठीक है। कल हम यहीं से आगे चर्चा शुरू करेंगे, इसको तैयार रखिए जितना पढ़ाया है, तो कल मंगला क्लियर हो जाएगा। गुरुजी, नाड़ी दोष में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जो, हाँ, ये 3 तरह से जो परिहार बताया ना, ये मिल रहा हो तब करेंगे। जी जी जी। हाँ सर जी, जैसे मांगलिक का मतलब मंगल होता है, तो नाड़ी का भी कोई शाब्दिक अर्थ होता है क्या? देखिए, नाड़ी के बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। एक तो नाड़ी जो है आपके शरीर में ही रहती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो होती है ये है। और नाड़ी षष्ठा तो नाक्षत्रम महोरात्रम उच्चते, वहां पे नाड़ी जो है एक नाल भी शब्द होता है, घटी के भी अर्थ में आता है, सिरा होता है, धमनी होती है, धरणी भी अर्थ आया, सिंघा भी आया है, बहुत सारे अर्थ होते हैं इसका। लेकिन यहाँ जो है एक नाड़ी मतलब यहाँ नक्षत्र से जो चीजें बनी उसको नाड़ी, नक्षत्रों को हमारे 3 में बिगाड़ दिया, ये आदि नाड़ी में, ये मध्य नाड़ी में और ये अंत नाड़ी में। नहीं सर, नाड़ी मैत्री ना होने पे कोई स्पेशल कि भाई इस तरीके की परेशानी हो, ऐसा कुछ हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए क्या? आप पहले शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं, फिर वो पूछ रहे हैं परेशानी तो। देखिए, कहा कि आदि नाड़ी बरम हंती, मध्य नाड़ी चकन्य काम, अंत नाड्याम उभयो मृत्यु नाड़ी दोष त्यजेत बुधा। कहा आदि नाड़ी अगर वर कन्या दोनों की आदि आदि हो तो वर को हरण मतलब मारती है, कि अंत नाड़ी दोनों की तो दोनों की मृत्यु होती है। तो हाँ, मृत्यु मतलब एकदम मर जाना नहीं होता। जो 8 प्रकार की मृत्यु बताई गई ना हमारे शास्त्रों में, व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोक तथा उपचार, ये तरह की चीजें हो, व्यथा हो सकता है, दुख हो सकता, लज्जा हो, अपमानित होना पड़ सकता है, इस तरह की चीजें आ सकती है दाम्पत्य जीवन में। आदि नाड़ी बरम मर जाएगा, लेकिन वहां सीधे मरेगा नहीं, ये समस्याएं आ सकती है। जी सर। सर आपने, सर प्रश्न पूछूं? हाँ बोलिए। ये 2-12 जैसे बताया आपने, तो कलह हो सकती है, 6-8 के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, तो 5-9 के लिए सर क्या बताया था आपने? संतान संबंधी। संतान संबंधी, ठीक है सर। हाँ ठीक है, कल इसको जितना पढ़ा उसको तैयार रखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए और उदाहरण घटाइए। कल फिर यहीं से आगे मांगलिक पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, आज प्रणाम गुरुजी। मिलते हैं। गुरुजी प्रणाम।